हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं गाइज, तो चलिए आज फिर हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन, जो भी वीडियो और नेपाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सब क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रदेश की बोली है? तो गाइज ये क्वेश्चन वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रदेश की बोली है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा गाइज, यहाँ पास होगा कुमाऊनी। कौन सा ऑप्शन होगा? कुमाऊनी। अब देखिए, कुमाऊनी के साथ एक एक बोली और है, गढ़वली। गढ़वली। गढ़वली भी आपकी पहाड़ी प्रदेश की बोली है। और यहाँ पास बांगरू जो है वो आपकी है, बांगरू। बांगरू एवं भाषा ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है गाइज, ये पश्चिमी की है। और अवधि की, अवधि, जो अवधि है आपकी, वो पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, वही यहाँ पास आपका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहाड़ी प्रदेश की बोली कौन कौन सी है? कुमाऊनी और गढ़वली है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर है गाइस, मैंने मतलब आपको पिछली क्लास में बताया था, जब 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 हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो वहाँ पास मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, और जीवा के आधार पर, तो इस तरह मैंने मतलब बताया था आपको। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त स्वर, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। तो देखिए, अगर शायद आप लोग रिमाइंड करिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के कौन कौन से? एक आपका होता है मूल, मूल स्वर होता है। ठीक है, मूल, या तो आप उसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और इधर आपका होता है दीर्घ, संधि दीर्घ, दीर्घ होता है। ठीक है, और इससे इससे जो निकल के सामने आता है, वो आपका होता है मूल, मूल दीर्घ होता है, मूल। अब मूल दीर्घ कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि मूल दीर्घ कौन कौन से होते हैं। तो मूल दीर्घ जो आपके होते हैं, आ, ई और उ होता है। ठीक है, और यहाँ पास जो आपका संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वर जो यहाँ पास क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि मूल दीर्घ कौन से होते हैं। मूल दीर्घ, जो आपके मूल दीर्घ होते हैं। अब मूल दीर्घ ये आपके सजाती होते हैं। आ सजाती करके भी आप इसे याद कर सकते हैं। उ सजाती कैसे? जैसे आपका आ, छोटा आ बन गया, बड़ा आ बन जाता है। छोटी ई, बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन जाती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है। तो ये गाइज रहा आपका मूल दीर्घ में रहा ये आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पास ये जो संयुक्त स्वर की बात की गई, यहाँ पास संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर आपका ए होता है, ये मतलब विजातीय स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? विजातीय। तो आप इस तरह भी इसे इसे याद कर सकते हैं कि विजातीय स्वर ए, ऐ, ओ और औ। तो ये गाइज आपके रहे विजातीय स्वर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइज, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। तो आपके ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पास औ है, तो औ आपका क्या है? औ आपका विजातीय स्वर है, मतलब संयुक्त स्वर है। और ये जो आपके दिए दिए हुए हैं, ये आपके मूल स्वर हैं। ये कौन से मूल स्वर हैं आपके? ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो मतलब विद्यार्थी गलत कर देते हैं। तो अब आइए हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। का वर्ग का उच्चारण स्थान है। अब देखिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, का, अगर शायद आप का उच्चारण करते हो तो कंठ से आता है, तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि का उच्चारण स्थान कौन सा है? का है, कंठ से है। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है दंत, दंत से आप बोल के देखिए, ता, था, दा, ध, ना। तो ये जो ता, वो ता वर्ग का है। ये जो ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। तालु से चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, तालु से होता है। जैसे आप बोलते हो चा,
चा छा जा, तो आपकी जीवा नीचे की ओर जाती है। जब जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा नीचे की ओर जाती है, तो वो मतलब तालु का उच्चारण स्थान होता है। और होस्ट का तो आप लोगों को पता ही होगा कि पावर का होता है। कौन सा? पावर का होता है गाइस। तो यहाँ यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब गाइस हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। अब यहाँ पास एक वचन में होता है, तो यहाँ पास कहने का मतलब ये चीज़ है, जैसे यहाँ पास आपका ऑप्शन दिया हुआ है लता, नदी, वस्तु, सोना। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर सोना। अब एक चीज़ कहने का यहाँ पर समझने की बात ये चीज़ है, जो भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाओं का जो प्रयोग होता है वो एक वचन में होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञाओं का जो प्रयोग होता है वो एक वचन में होता है। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, उसके पास बहुत सोना है, मतलब उसके पास बहुत सोना है। लेकिन किंतु यदि अगर द्रव्य के विभिन्न विभिन्न प्रकारों का बोध हो रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा सोना, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रानी चाकू से सब्जी काटती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखिए यहाँ पास आप लोग ये समझ, रानी चाकू से सब्जी काटती है, मतलब चाकू का संबंध किससे है? सब्जी काटने से है। ठीक है, तो यहाँ पास जो आपका होगा क्या होगा, यहाँ पास कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस, यहाँ पास आपका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। अब देखिए करण कारक कौन से होते हैं? यहाँ पर अगर शायद करण कारक की बात किया जाए तो यहाँ पर जो इसका चिन्ह होता है, जो भी इसका चिन्ह होता है, या तो से होता है, से या द्वारा से होता है। किससे होता है? से या द्वारा से होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जिस शब्द से क्रिया क्रिया के संबंध का बोध होता है, मतलब क्रिया के संबंध का क्या होता है? बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। अब देखिए यहाँ पास रेखांकित शब्द को सर्वनाम बताइए। कोई, अब यहाँ पास आप लोग रेखांकित कर लीजिए, थोड़ा से अंडरलाइन कर लीजिए कोई। अब कोई कौन से इसमें आता है? निश्चयवाचक में आता है, अनिश्चयवाचक में आता है, निजवाचक में आता है, या पुरुषवाचक में आता है? देखिए कोई, अब कोई में कौन है ये चीज़ तो हमें मतलब कि नहीं, वो नहीं पता है। जैसे कोई कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका होगा ऑप्शन अनिश्चयवाचक होगा, मतलब ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पास अनिश्चयवाचक है। ठीक है, यहाँ पास कंफर्म कंफर्म नहीं है कि कोई मतलब कोई आ जाए, कौन आएगा ये नहीं कंफर्म है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। ए आई वर्ण है, ए आई वर्ण है। अब देखिए यहाँ पास ए आई वर्ण है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, मैं 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कंठ तालव्य से होगा। देखिए आप जब उच्चारण स्थान करते हैं कि ए ऐ, तो आपकी जो जीवा से, आपके कंठ से भी आवाज आती है, और आपकी जो जीवा होती है वो नीचे की ओर जाती है। ए ऐ, ए ऐ। तो ठीक है, तो अब यहाँ पास आप जब उच्चारण स्थान करते हो, उच्चारण उच्चारण करते हो, तो यहाँ पास देखिए ए ऐ आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इससे बोल बोल कर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। इससे ना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा उच्चारण स्थान किसका है। तो यहाँ पर जो इसका उच्चारण स्थान है कंठ और तालव से है। ठीक है, तो अब देखिए कंठ होस्ट से कौन कौन से हैं, तो इसी तरह ये सब आपके हैं। अब हम लोग आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। देवेश में कौन सी संधि है? अब देखिए देवेश, तो ये चीज तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर शायद जैसे दो दिया, हम इस शब्द के बीचों बीच की चीज बाहर निकाल लेते हैं। ये देवेश, अब यहाँ पर देवेश का दिया हुआ है, देखिए देवेश के हमने क्या किया, ओ बाहर निकाल लिया। ए गैज हमने मतलब क्या किया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये आधा बचा देव, और ये आपका क्या बचा, सा। अब आप लोगों के दिमाग में वो आना चाहिए कि ये किससे बनता है, ये किससे किससे बनता है। तो यहाँ पास ठीक है, तो अब यहाँ पास जो आपका होगा ये देव धन ईश ईश करके बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रहा होगा, या तो आ का मेल किसके साथ हुआ होगा, छोटी ई के साथ, या तो बड़ी ई के साथ हुआ होगा। आप इसके साथ इसको रख के देख लीजिए, इसको इसके साथ रख के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ए आए, जब कभी ए
या ओ का वो होता है, तो ये कौन सी संधि होती है आपकी, गुण संधि होती है। तो यहाँ पर से ये आपको पता लग गया होगा। अब जो वृद्धि संधि कौन सी संधि होती है, जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है, जिसमें गाइस वृद्धि ज्यादा होती है, ठीक है, वो आपकी कौन सी संधि होती है। जैसे आप पहचानने का तरीका क्या है, अय हो जाएगा आपका, अय के बाद आपका औ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब रहा आपका ए और औ, ठीक है। तो यहाँ से आप वृद्धि संधि को पहचान सकते हैं। दीर्घ दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है, जो सेम होते हैं। जैसे आ का मेल किसी आ के साथ होता है, तो उसमें जो भी परिवर्तन होता है बड़ा आ का होता है। ई का मेल अगर बड़ी ई के साथ होता है, छोटी ई के साथ होता है, उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी विकार उत्पन्न होता है, बड़ी ई का होता है। तो यहाँ पर से गाइज आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। षड दर्शन, षड दर्शन का सही संधि विच्छेद बताइए। षण षड दर्शन, अब देखिए यहाँ पास आपको पता होना चाहिए कि षड दर्शन, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पास ये कौन सी संधि, ये आपकी व्यंजन संधि है। अब अगर शायद मैंने आपको बताया था कि अगर अगर कभी ऐसा कहीं कहीं कुछ चीज आता है, तो आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए। अगर इसे हम तोड़ लेते हैं, देखिए मैंने आपको इसका वो भी बताया था फॉर्मूला, कि कैसे आप पहचानेंगे। देखिए चा, का, चा, टा, ता और पा का मेल या तो तृतीय वर्ण से होता है, या तो चतुर्वर्ण से होता है, या तो अंतस्थ व्यंजन से होता है। जब ये आपस में मेल करते हैं, तो जो परिवर्तन होता है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे का आपका हो जाएगा गा, चा का आपका हो जाएगा जा, टा का हो जाएगा डा, और ता का हो जाएगा दा, और पा का हो जाएगा बा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पास आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, तृतीय वर्ण, चतुर्वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। जब ये आपस में मिलते हैं, तो ये जो आपका अंतिम अंतिम वर्ण होता है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पास दिया, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये अपने ही वर्ण में जब परिवर्तित हुआ है, तो यहाँ पास रहा होगा सट सट धन दर्शन। तो यहाँ पर से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जब आप आपस में मिले होंगे, तो ये सठ धन दर्शन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। निह धन गुण की सही संधि है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन गाइज आपका सही होगा। अब देखिए हम लोग आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। अब देखिए वर्तनी आपकी, इसीलिए गाइज मैं आप लोगों से करिए, आप लोग प्रत्यय बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जब मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगी, तो आप उसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रत्यय से ही आपकी बहुत सारी वर्तनी सही होने के आसार हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रत्यय को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, जिससे जिससे आपकी वर्तनी गलत ना हो। क्योंकि संधि, जब जब हम लोग संधि भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी वर्तनी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, कि उसमें हम लोग अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। और इसी तरह गाइस हम लोग जब प्रत्यय पढ़ेंगे, तो प्रत्यय में भी वर्तनी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, कि जिससे हम सही शब्द को लिख सकें और समझ सकें, ये शब्द आया तो कैसे आया, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग आते हैं वर्तनी की ओर, अपने चलते हैं कि अशुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन गलत होगा गाइस, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो सी होगा। देखिए यहाँ पर जो संन्यास होगा, ऐसे होगा संन्यास। अब हम लोग आते हैं 12वें क्वेश्चन में। शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अब देखिए शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, वो कौन सा ऑप्शन आपका होगा, जल्दी से बताइए आप। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका होगा। अब देखिए यहाँ पास ये आपका ऑप्शन शुद्ध वर्तनी क्या है, इसमें विषाद, ठीक है। अब यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या है, विषाद। अगर सत्व गुण की बात किया जाए, तो ये आपका होगा सत्व गुण होता है। क्या होता है गाइस, सत्व गुण होता है, सत्व गुण होता है। यहाँ पास शक्ल की बात की जाए, तो यहाँ पास साक, ये आपका होगा वो अनुनासिक वाला वो होगा, ठीक है। यहाँ पास इसकी बात की जाए, तो यहाँ पास निर्दयी होता है, निर्दय। तो ये मतलब गाइज रहे हैं आपके 12 क्वेश्चन, जो मतलब आपके नेपाल और वीडियो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो प्लीज़ गाइज आप इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा, इसी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके वीडियो और लेखपाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। ओके, धन्यवाद।